वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ हिंदी विषय से 10वीं वर्ग से 11 पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें शिक्षा और संस्कृति के बारे में आपको मिलेगा कि शिक्षा क्या है और संस्कृति क्या है। तो इस विषय पे अध्ययन करने के पहले हम इस बात को जानेंगे कि शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है, इस पाठ के लेखक के रूप में जैसे महात्मा गांधी का जो जिक्र किया गया है, यहाँ महात्मा गांधी के बारे में जैसे हम पहले 2-4 शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको तो भली भांति पहले से भी पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इसके बाद आप इतिहास के बारे में, इतिहास के माध्यम से इसकी जानकारियां हासिल करते हैं। और जैसे मृत्यु के बारे में यहाँ जिक्र किया गया 3 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारियां हम हासिल करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। उनके पिता का नाम जो था करमचंद्र गांधी के रूप में जाना जाता है और माता जो थी पुतलीबाई के रूप में जानी जाती है। उनका प्रारंभिक शिक्षा जो था, यह प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास में ही हुआ था। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी के समय की घटना को समझेंगे कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी में चले गए, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी जो लंदन में है चले गए। और 1883 ईस्वी में पुनः वो क्या किए कि 1883 ईस्वी में उस उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। कस्तूरबा से हुआ जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा साथ में रहने का काम की है। गांधी जी के जीवन में अगर देखा जाए तो एक तरह का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होता है दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी के बीच में, जो प्रवास के रूप में ऐतिहासिक महत्व यह माना जाता है, क्योंकि वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में अहिंसा का पहला प्रयोग करने का काम किया था। इसलिए यह दक्षिण अफ्रीका का जो उनका यात्रा था वह सबसे ऐतिहासिक यात्रा माना जा सकता है। और 1915 ईस्वी में गांधी जी जब भारत में वापस लौट कर आए और स्वाधीनता संग्राम में वे कूद पड़े, तो आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग के साथ चलने का काम किया। अहिंसा और सत्याग्रह जो था उनका सबसे बड़ा हथियार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वराज की मांग भी किया था और उसके बाद अछूतोद्वार के साथ साथ अछूतोद्वार के लिए उन्होंने काम किया। सर्वोदय का कार्यक्रम भी चलाने का काम किया था। स्वदेशी का नारा इनका महत्वपूर्ण नारा था। साथ में आप देखेंगे तो ऐसे समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच का भेदभाव था, जाति धर्म में विभेदन था, ऐसे भाव को मिटाने की इन्होंने बेहद ही अच्छे ढंग से कोशिश किया था। अंततः अगर कहा जाए तो अंग्रेजों को गुलामी से भारत को इन्होंने आजाद कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से जो महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसके बाद इनका नाम महात्मा गांधी हो गया। तो ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में भी कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था और उन्हें बापू राष्ट्रपिता आदि कहकर भी कृतज्ञ किया गया था। ऐसे भी याद किया जाता है। गांधी जी ने खासकर हिंद स्वराज के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तक लिखने का भी इन्होंने भूमिका निभाया। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि जो पत्रिकाएं हैं इसको भी संपादित भी किया था। उनका पूरा जीवन जो था राष्ट्र के प्रति ही समर्पित रहा था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों को खूब लिखने का काम किए, बिना डरे हुए बेहिचक लिखने का काम किया। और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से अगर कहा जाए ऐसे, तो भारतवर्ष के साथ यानी उन्नत जो गौरवशाली राष्ट्र बनाने की इन्होंने एक सोच मन में विकसित किया था। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को यहाँ नई दिल्ली में एक सरफिरे ने गोली मारने का काम किया। गांधी जी की स्मृति में अगर हम पूरा कहें कि पूरे राष्ट्र के रूप में 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाने का काम करता है और खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देखिए इनकी उपलब्धि से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी उपलब्धियां इतनी उपलब्धि के रूप में मानी जाती है कि पूरा विश्व जो है अहिंसा दिवस मनाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। तो इस तरह से शिक्षा और संस्कृति जो है जैसे विषय पर यहाँ हरिजन के रूप में, यंग इंडिया के रूप में, जैसे ऐतिहासिक प्रपत्रों के आलेख से संकलित संपादित जो था, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हुए हैं। जिसमें इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन का हम देखेंगे कि इसी के अनुरूप में वास्तविक जो जीवन है, इस जीवन में उपयोगी बातों को, इसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण और विचारों का, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर में संतुलन, परिष्कार के साथ साथ अगर देखें तो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए भी जरूरी प्रेरणाएं इनके माध्यम से दी गई है। इसके साथ गांधी जी जो है
इनकी शिक्षा और संस्कृति जो अभी हम यहाँ अध्ययन करेंगे शिक्षा और संस्कृति के बारे में, तो इनकी इसकी जो परिकल्पना है यह निरी सैद्धांतिक नहीं है, यह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि अगर हम ऐसे कहें तो हमारे साधारण दैनिक जीवन में या व्यवहार में या गहरे अर्थों से यह जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके बारे में गांधी जी ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, जिसको अभी हम लोग पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो गांधी जी का यहाँ कहना है शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे अगर देखा जाए तो सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा के रूप में जाना जा सकता है। गांधी जी के शब्द हैं कि सबसे बढ़िया और सबसे उदात्त शिक्षा के रूप में हम अहिंसक प्रतिरोध को समझ सकते हैं। अहिंसक प्रतिरोध जो है वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा जो हम देखते हैं, यह शिक्षा के बाद नहीं बल्कि इसके पहले यह अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए। जो साधारण शिक्षा ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, इसके पहले यहाँ अहिंसक प्रतिरोध का ज्ञान होना जरूरी है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान है, इस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करें, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। बच्चों को यह पहले जानने की जरूरत होता है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है। इसके साथ यह भी जानना चाहिए कि प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। यह बातों का ज्ञान बच्चों के अंदर होना जरूरी होता है। शिक्षा की जरूरी अंग यह भी होना चाहिए कि बालक जो है जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को और फिर से यहाँ सत्य से असत्य को और कष्ट से यानी कष्ट जो है कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतने का काम किया जा सकता है। यह बात बच्चों को भली भांति बताना चाहिए, यह बच्चों को मालूम होना चाहिए। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही नहीं, अगर अनुभव का बल कारण करना ही, मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में गांधी जी बता रहे हैं कि सत्याग्रह जो संग्राम था, तो सत्याग्रह संग्राम के शुरू में ही पहले टॉलस्टॉय फॉरम में और बाद में जो फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक मैंने कोशिश भी किया था, जो गांधी जी अपनी बातों को इस माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी की राय है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियां, अर्थात इंद्रियां जो आप जानते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां 5 होती है, तो इंद्रियां अर्थात इंद्रियों का नाम जैसे आप देखते हैं कि हाथ होता है, पैर होता है, कान होता है, आंख होता है, नाक होता है वगैरह से के ठीक अगर हम कहें कि उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई इसका माध्यम नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में गांधी जी कह रहे हैं कि बच्चों के द्वारा इंद्रियों का जो ज्ञान है बुद्धिपूर्वक उपयोग करके उसकी बुद्धि के विकास को जल्द से जल्द और उत्तम तरीके से अगर कहा जाए कि यह एक उत्तम तरीका है, लेकिन अगर यह भी कहा जाए कि शरीर और मस्तिष्क जो होता है, तो शरीर और मस्तिष्क के साथ इसके विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही जरूरी होता है कि उतनी ही उत्तम तरीका तो केवल बुद्धि के विकास घटिया और एकांगी वस्तु में ही साबित होता है। ये गांधी जी की सोच है। फिर यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब यह नहीं है, जो गांधी जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब यह नहीं है, यह हृदय की शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इसलिए मस्तिष्क का अगर ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है, यह सब बातें अविभाज्य रूप में हम समझ सकते हैं, और इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेगा, यानी कुतर्क होगा कि हम लोग के अंदर ये कुतर्क होगा, उनका विकास अलग अलग या दूसरे से स्वतंत्र रूप से यह बातें की जा सकती है। गांधी जी का शिक्षा से अभिप्राय यह भी रहता है कि बच्चे और मनुष्य जो है इसके शरीर में, इसके बुद्धि में और इसके आत्मा के सभी गुण और उत्तम गुण जो है यहाँ प्रकट करने का काम किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो नहीं है, बस पढ़ लिख लिए तो शिक्षा का अंत हो गया, ऐसा मानना गांधी जी का नहीं है। वह आदि भी नहीं है, ऐसे भी हम नहीं समझ सकते हैं कि आदि है। वह पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक कहा जाए तो एक साधन मात्र है। शिक्षा प्राप्त करना मात्र एक साधन है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। साक्षात्कार स्वयं की अगर कहा जाए कोई शिक्षा भी नहीं है, साक्षात्कार के रूप में देखा जाए तो यह कोई शिक्षा के रूप में भी नहीं है। इसलिए तो मैंने बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह यहाँ करने का बात गांधी जी कह रहे हैं कि इस तरह मैं करूंगा कि उसे कोई जो उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण से अगर यह समझा जाए तो उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए, कि उसे उत्पादन करने का योग्यता उसके अंदर भली भांति हो। तो गांधी जी के मत के अनुसार यह बात है कि इस प्रकार की शिक्षा जो है, इस तरह की शिक्षा पद्धति जो है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास
संभव करा पाता है। इतनी ही बात यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आजकल की तरह जो प्रत्येक दस्तकारी व्यवस्था है, तो ऐसे प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी ही पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। और गांधी जी चाहते हैं अपने इस लेखनी के माध्यम से कि सारी शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा किसी दस्तकार या उद्योगों के द्वारा दी जाए। और इस तरह आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा है, इसमें सफाई की बात है, तंदुरुस्ती की बात है, फिर भोजन शास्त्र की बात है, अपना काम जो है या आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह ये मूल सिद्धांत इसमें इनके शिक्षा के माध्यम में यह शामिल इन्होंने करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से गांधी जी यहाँ सोचते हैं कि मौजूदा पीढ़ी जो है, इस मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और जो स्वच्छता के साथ स्वावलंबन है, इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। और वे जो बच्चे होते हैं और वे शरीर से बिल्कुल कमजोर होते हैं। इसलिए यहाँ गांधी जी संगीत में कवायद के जरिए उनको अनिवार्य जो शारीरिक तालीम है उसको दिलवाने का विचार मन के अंदर रखते हैं और इसे ही उजागर करते हुए अपने पुस्तकों के माध्यम से हम लोग के बीच में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए तो कताई और धुनाई की बात, जैसे चरखा चलाना, चरखे की कताई, तो धुनाई और जैसे ग्रामोद्योग के बारे में जैसे प्रारंभिक शिक्षा देने की इनकी एक योजना होती है और इस योजना में यह कल्पना भी इनके द्वारा की जाती है कि एक ऐसी शांत व्यवस्था है कि ऐसे शांत सामाजिक क्रांति का ये अग्रदूत बन सकता है जिससे अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे, यहाँ जो भी अत्यंत दूरगामी परिणाम है वह भी भरे हुए हैं। और इस तरह से गांधी जी ये सोच रहे हैं कि इससे नगर और ग्राम के संबंध जो है एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज जो होगा, समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था है और यहाँ वर्गों के पारस्परिक जो विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी समझा जाए तो बड़ी बुराइयों से जो भी बुराइयां हैं, ऐसे बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। और इससे हमारे देहातों का दिन पर दिन अगर देखा जाए कि दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास भी रुक जाएगा। तो इस तरह एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी भी पड़ेगी जिस बुनियादी के माध्यम से जिससे गरीब जो होगा, गरीब अमीर का प्राकृतिक भेदभाव नहीं दिखेगा और खासकर हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई भी हो जाएगी और खासकर स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन भी होगा। और यह सब जो है किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा भारी अगर कहा जाए तो बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो सकता है। और गांधी जी यहाँ यह भी कल्पना करते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जो यंत्रीकरण का किया गया है, तो ऐसे यंत्रीकरण के माध्यम से अगर देखा जाए तो दोनों बातों में से एक जरूर अवश्य रूप से देखा जाएगा तो मेरी गांधी जी की जो योजना होती है, इस योजना में विदेशों से मंगाई हुई जो मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता है, इस पर भी लाकर लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बात यह है गांधी जी के माध्यम से कि बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, इनकी बुद्धि की जरूरत न होने के कारण ही अलग तरह से जो जनसाधारण लोग हैं, तो जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रह जाएगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तो उस समय शिक्षा का क्या ध्येय बनेगा, किस तरह का ध्येय होगा शिक्षा का, यह सबसे पहले गांधी जी सोचते हैं चरित्र निर्माण। क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं कि साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के बिना यानी बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग जो होगा, इसकी शक्ति का विकास कराने की कोशिश करेंगे गांधी जी। और यह साक्षात्कार में ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा क्योंकि किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र माना जा सकता है। गांधी जी का यह ख्याल भी है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में अगर गांधी जी सोच रहे हैं कि हम सफल नहीं होते हैं या सफल नहीं हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप ही संभाल लेगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति का विकास हो जाएगा उसके हाथों में समाज के जो संगठन है इसका काम मैं खुशी से सौंप देने का भी काम करूंगा। और गांधी जी अपने इस लेखनी में बता रहे हैं कि गांधी जी चाहते हैं कि उस भाषा यानी कि जो अंग्रेजी भाषा की बात है, तो अंग्रेजी भाषा में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा हुआ है उसे राष्ट्र अपनी ही दिशा यानी अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त कर लेगा। और अपने आप को वे कह रहे हैं कि मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियों को जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के खूबियों को जानना चाहते हैं तो बांग्ला जानेंगे तो जरूर नहीं है, वे मुझे अच्छे अनुवादों में मिल जाती है। और गुजराती लड़के और लड़कियों को टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियां अगर पढ़नी हो तो ऐसे कहानियों से लाभ उठाने के लिए किसी रूसी भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण कि वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के माध्यम से भी सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह एक गर्व की बात है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है, ऐसे उत्तम साहित्य के साथ वह जो प्रकाशित होने के साथ एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजों में उस राष्ट्र के हाथों में यह आ जाता है, तो वहाँ शेक्सपियर और मिल्टन के ने जो कुछ सोच के लिखने का काम किया है, उसके उत्तम भाग्य को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत ही क्यों हो, जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। ऐसे गांधी जी की सोच है, क्योंकि अनुवाद के रूप में हम जान सकते हैं। यह अच्छी एक मितव्ययिता है, और ऐसे मितव्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा याद रख दें जिसका काम यह होगा कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में सीखने की जो उत्तम बातें हैं वह ज्ञान ले, और ऐसे ज्ञान लेने के बाद उनका अनुवाद देसी भाषाओं में करके वह देता रहे, उसे अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास करता रहे। यह बात गांधी जी के विचार में अगर देखा जाए, उनके विचार से यह विचार नहीं आ सकती है, क्योंकि हम कुपमंडूक बन जाएं या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेने का काम करें। गांधी जी का ऐसे कहना है कि यह मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन सत्य रूप से अगर देखा जाए तो कथन जो है दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र के रूप में स्वयं अपने संस्कृति की कद्र होने और उसे महज कर लेने के बाद यह बातें होनी चाहिए। पहले हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बाद में यह होनी चाहिए। और इस तरह से गांधी जी का दृढ़ विश्वास भी है, उनका एक दृढ़ मत भी है कि कोई सांस्कृतिक इतने रत्न भंडारों से भरी हुई जो स्थितियां हैं, ऐसे स्थितियों के साथ साथ जितनी हमारी अपनी संस्कृति की पहचान है, जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, हमने उसे जाना भी नहीं है, क्योंकि अपने मूल संस्कृतियों को तो हमने आज तक समझा भी नहीं है। हमें तो उनके अध्ययन में को तुच्छ मानना और तो उसका मूल्य भी कम करना भी सिखाया गया है। ऐसा ही बातें हम लोग के दिमाग में भर दी जाती है और हमने उसके अनुसार जीवन बिताना बिल्कुल छोड़ दिया है। खासकर गांधी जी कह रहे हैं कि उनका ज्ञान हो, ऐसे बातों का हमारा ज्ञान हो, मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मामले में रखी हुई, अगर कहा जाए तो ऐसे मसाले जो हैं, मसालों में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त ही नहीं हो सकती है। गांधी जी ने यहां स्पष्ट किया है कि यह मेरा धर्म है, जहां यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार अगर हम चाहते हैं कि आचरण किया जाए, क्योंकि पैसा जो होता है, यानी कि अगर हम ऐसा अगर हम चाहते हैं कि ऐसा न किया गया तो उसका परिणाम जो होगा सामाजिक आत्महत्या के जैसा ही समझा जा सकता है, एक तरह का सामाजिक आत्महत्या ही हो सकता है। वहां वह दूसरी अगर संस्कृति की स्थिति को समझते हैं तो तुच्छ समझने या उसकी उपेक्षा करने का वह निषेध भी करता है। तो गांधी जी के अनुसार अगर किसी भी संस्कृति को जिंदा रखना है, वह तो ऐसे स्थिति अगर होगा जो स्थिति अभी जिक्र किया गया, तो जिंदा नहीं रह सकती ऐसी संस्कृतियां अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती हो। जो संस्कृति दूसरे संस्कृति को बहिष्कार करता हो वह संस्कृति भी कभी जिंदा नहीं रह सकती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य की बात अगर समझे, शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे और खासकर या जबरन यहाँ आकर घुस गए, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह दिलचस्पी है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग जो हैं उस मिलावट की एक उपज के रूप में हम समझे जा सकते हैं कि उसी मिलावट की हम लोग एक उपज है। गांधी जी कह रहे हैं कि अब बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए, बल्कि गांधी जी कहते हैं कि मैं यह चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा जो है मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, और इससे मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मैं यह बात चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखे, फिर उनमें से यह आशा रखूंगा कि ऐसे जो है अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह से देने का काम करेंगे जैसे बोस की बात समझेंगे।
बोस राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी जो है अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम जो है विचार प्रकट भी नहीं कर सकता, बल्कि मेरा धैर्य जो है कैद खाने का धर्म भी नहीं है। यह गांधी जी की विचार है, जिसमें भारतीय संस्कृति की बात समझे, उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का एक प्रतीक समझा जा सकता है, जिसके हिंदुस्तान यानी जिनके हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान में पैर जम चुके हैं, जिनका भारतीय जीवन पर कुप्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं देखा जाए तो भारतीय जीवन से प्रभावित भी हुई है। यह सामंजस्य जो है कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग से होगा या स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित भी होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक संस्कृति जो होगी प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेगी। ऐसा भी विचार गांधी जी का नहीं है और जिनका लक्ष्य जो होगा मेल की तरफ नहीं होगा, बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। तो इस तरह से गांधी जी ने यहाँ शिक्षा और संस्कृति का जो जोर दिया है, इस पर अमल करने की जरूरत है। तो आज हम लोगों का यह पाठ समाप्त होता है। पुनः हम अगले पाठ के साथ आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः